नमस्कार, शाम के 5 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। विवादास्पद बयानों की वजह से हमेशा चर्चा में रहने वाले योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर जब मुंह खोला तो विवादों का पिटारा खुल गया। इस बार बीजेपी के इस सांसद ने एक खास संप्रदाय को लेकर अपना फॉर्मूला पेश किया है। इस फॉर्मूले में आबादी के हिसाब से सांप्रदायिक झड़प और सामूहिक नरसंहार तक की व्याख्या की गई है। फायर ब्रांड नेता योगी ने क्या कहा, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। देश के अंदर दंगों का जो ट्रेंड देखा गया है पूरे देश के अंदर, वह स्पष्ट है। 10% से 20% के बीच में जहां मुस्लिम आबादी है, वहां पर सांप्रदायिक झड़पें ज़्यादा हैं। जहां पर 20% से लेकर के 35 से 40% तक मुस्लिम आबादी है, वहां सांप्रदायिक भीषण दंगे हैं। और जहां 35 से 40% से ऊपर मुस्लिम आबादी है, वहां पर गैर मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं। यानी उन्हें वहाँ से प्लान करने के लिए मजबूर होना पड़ता है या उनका वहाँ पर सामूहिक नरसंहार होता है। यह है योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला। आदित्यनाथ का दावा है कि इस सच्चाई को देश की जनता से छुपाया नहीं जाना चाहिए और इस सच्चाई को देश से छुपाना देश के साथ गद्दारी यानी देशद्रोह जैसा है। योगी आदित्यनाथ का दावा है कि गहन अध्ययन के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं। योगी के मुताबिक ये ट्रेंड सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। ये अब तक का ट्रेंड पूरे दुनिया और देश के अंदर देखने को मिला है। हमने इस बात को स्पष्ट किया है। बहुत व्यापक अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचे हैं। योगी की बात को ध्यान से सुनिए। योगी कहना चाह रहे हैं कि जिस अध्ययन का ये नतीजा है, उस पर पहुंचने वाले वो अकेले नहीं, लेकिन उनके बयान को जहां सुब्रमण्यम स्वामी का साथ मिला है, वहीं बीजेपी ने उनसे पल्ला झाड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी विकास पर विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबके विकास की बात करती है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करती है। इसलिए जो है वो इस तरह की बातों को हम कोई बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं देखते। अब उन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा होगा जो दुनिया भर में आजकल सर्कुलेशन में है। कोई नई बात नहीं कह रहे, वो उनकी शब्दावली दूसरी है। योगी के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया होनी ही थी, तो हर सियासी तबके से इस बयान की आलोचना हुई। उच्च मानसिकता का प्रतीक है और मैं नहीं समझ पाया कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और योगी आदित्यनाथ जी ये कहां से फार्मूला ढूंढ के लाए हैं। योगी आदित्यनाथ अपने विवादास्पद बयानों के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन सांप्रदायिक बयानबाजी से वो अपनी पार्टी और देश का भला कर रहे हैं या बुरा, इसे जानने के लिए इतिहास का इंतजार शायद ना करना पड़े। योगी का ये अंदाज नया नहीं है और अब बीजेपी यूपी में उनका पूरा इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। दरअसल यूपी में बीजेपी वही फॉर्मूला अपनाना चाहती है जो योगी ने गोरखपुर में अपना रखा है और जिसकी बदौलत वो लगातार 5वीं बार पहुंचे हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत। गोरखपुर से प्रेम के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, लखनऊ, IBN से। तो योगी आदित्यनाथ विवादों के बयान के लिए भी जाने जाते हैं और इस बार उन्होंने जो कुछ कहा है उससे सियासी हलकों में तो उबाल है ही, साथ ही बुद्धिजीवियों के एक तबके में भी बेचैनी महसूस की जा रही है। और इस मुद्दे पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम एजेंडा 2014 के संस्थापक सदस्य शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं। उसके अलावा पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर साहब हमारे साथ हैं। साथ ही साथ जमायते उलेमा हिंद के सचिव मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब स्टूडियो में यहां हमारे साथ हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता चौधरी साहब सिंह हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता पंकज शर्मा स्टूडियो में हैं और उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता विजय पाठक भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। और खास मेहमानों से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस बयान पर योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया लेते हैं। कुछ देर पहले ही हमने योगी आदित्यनाथ से इस बारे में बातचीत रिकॉर्ड की थी। योगी आदित्यनाथ जी, आपने संप्रदाय के आधार पर जो नतीजे निकाले हैं, उस बयान का आधार क्या है? हाँ, मैंने कहा भी पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इस सर्वे देखा जाना चाहिए कि आखिर सांप्रदायिक झड़पें, सांप्रदायिक दंगे और सामूहिक रूप से किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष को पलायन करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ रहा है। और ये ऐतिहासिक तथ्य हैं और पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर इसको देखा जा सकता है कि 10 से 20% की मुस्लिम आबादी जहाँ पर हो गई, वहाँ सांप्रदायिक झड़पें, 20 से 35% जहाँ पर आबादी है वहाँ पर भीषण सांप्रदायिक दंगे
और 35-40% से ऊपर जहां मुस्लिम आबादी है वहां पर गैर मुस्लिमों को पलायन करने या उनका सामूहिक नरसंहार की घटनाएं सामने आती हैं। ये सच्चाई है और हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। क्या आपको योगी आदित्यनाथ जी नहीं लगता कि आपके इस बयान से दो समुदाय के बीच नफरत बढ़ेगी? सच्चाई बोलना मुझे लगता है कि कहीं भी जुर्म नहीं है और हम उस सच्चाई को बोल रहे हैं। जो लोग सांप्रदायिकता के लिए हिंदुओं को दोषी ठहराते हैं उनकी आंखों को खोलने वाले ये तथ्य हैं और उनको इस तथ्यों को देख करके सभी सांप्रदायिक दंगों की जांच करनी चाहिए। और हम तो बार बार इस बात की मांग करते हैं कि पूरे देश के अंदर जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, हुए हैं या झड़पें होती हैं, उनके पीछे कारणों को देखेंगे। एक में भी हिंदू जिम्मेदार नहीं होगा। आदित्यनाथ जी, आखिर ऐसा बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस देश के अंदर हिंदुओं को बदनाम करने के लिए कुछ शरारतपूर्ण चेष्टाएं हो रही थी, सरकारों को बदनाम करने का प्रयास हो रहे थे, देश के अंदर सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पुनः पैदा हो रही थी जिसके कारण देश का विभाजन हुआ था। इसलिए इस प्रकार के बयान देने की आवश्यकता पड़ी। और देश में ऐसे इलाकों की तादाद बहुत ज्यादा है जहां बड़ी तादाद में दूसरे धर्मों के लोग रहते हैं। जितना प्रतिशत आप बता रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा, लेकिन वहां तो दंगे नहीं होते हैं। एक भी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में जहां 100 परिवार हिंदुओं के होंगे, 10 परिवार मुसलमानों के होंगे, वो मुसलमान सुरक्षित है। लेकिन जहां 50 परिवार मुसलमानों के होंगे, 50 परिवार या 40 परिवार हिंदुओं के या किसी गैर मुस्लिम के होंगे, वो गैर वाले सुरक्षित नहीं हैं। इसको भी आप देख लीजिए। कश्मीर इसका उदाहरण है। और अगर सामूहिक रूप से हम मिलकर के रह सकते थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश को नहीं बनना चाहिए था, अफगानिस्तान नहीं बनता। चलिए योगी आदित्यनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुछ देर पहले हमने बात की थी योगी आदित्यनाथ से। हमारे साथ मौलाना नोमानी साहब यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। मौलाना नोमानी साहब, जो योगी नाथ ने बयान दिया है, क्या लगता है आपको आदित्यनाथ का जो बयान है, दंगों के लिए मुसलमान जिम्मेदार है? देखिए, ये जो है जिस तरह की बातें करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं और पहले भी करते रहे, वो सबको मालूम है। इनके पास जो है कोई मजबूत और पुख्ता जो है वो तत्व नहीं होता है। वो समाज में बांटने का काम कर रहे हैं और द्वेष फैलाने का, भ्रम फैलाने का, झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है कोई उदाहरण नहीं दे सकते हैं जहां जो है 10% है या ज्यादा है या 20 से जो है 30 है या 30 से जो है 35-40 तक है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि हकीकत यह है और सत्य यह है कि जहां पर जो है मुस्लिम जो है थोड़ी तादाद में है और वो काबिल जिक्र जो है स्थिति में है, या जो वहाँ खाते पीते हैं, रोजगार से लगे हुए, वहाँ दंगे हुए। आप देखिए मुरादाबाद देखिए जो है बर्तन का कारोबार है, अलीगढ़ को देखिए, फिरोजाबाद को देखिए, भागलपुर को देखिए, अहमदाबाद को देखिए, भिवंडी को देखिए। मतलब यह है कि जहां भी है जो है, या जो है मालीगांव को देखिए। आप ये उदाहरण नहीं दे सकते। मैं तो ये जो है बता रहा हूं, ये कहीं भी आप देखिए जहां ये का जो है वो, तो ये जो बयान दिया उन्होंने, किस तरह से लेते हैं आप इसको? ये सिर्फ जो है ये शुद्ध रूप से जो है राजनीति है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं, उनके संदर्भ में है। और इनके पास जो है वो समाज के सामने जो है कोई ऐसी चीज जो है वो रखने के लिए नहीं है जिससे लोग इकट्ठे हो बिल्कुल। सके। विजय पाठक साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, ऐसे बयानों का मकसद क्या है? क्यों इस तरह से बयान दिए जाते हैं? किस मकसद से ये इस तरह के बयान दिए जाते हैं? देखिए पंकज जी, योगी जी से आपने योगी जी के बयान पर और योगी जी के विचारों पर आपने खुद ही बात पूछ ली और अपनी बातों को वो स्पष्ट करते हुए आपके सवालों के उत्तर पे वो नजर आए। लेकिन मैं विशेषकर उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं उनकी तरफ जरूर ध्यान करूंगा कि आखिर क्यों जो अराजक तत्व हैं और जो लोग सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने में लगे हैं, उन्हें सत्ता का संरक्षण क्यों मिलता है? अपराधी तो अपराधी है, वो ना हिंदू है ना मुसलमान है। और अगर अपराधी है तो उस पर कार्रवाई पर ये जो अंक गणित पेश किया है योगी 30 आदित्यनाथ ने, जो डेफिनेशन दी है, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? पंकज जी, आदित्यनाथ जी के बारे में यदि आपकी चर्चा नहीं हुई होती तो मैं आदित्यनाथ जी से ने जो बयान दिया उन सवालों का उत्तर देता। क्योंकि आपकी खुद ही बात हो गई है और आपने जनता को बताया है उत्तर प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में यह है कि 600 से ऊपर अगर सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं तो उन घटनाओं को रोका जाना चाहिए। जो लोग इन घटनाओं को केवल महज चुनाव की दृष्टि से देखते हैं तो इस बात को भी समझिए कि 13 सितंबर को तो चुनाव खत्म हो जाएगा। लेकिन यह सरकार जब बनी, कोसी में विवाद होता है, किस लिए? पानी के लिए। छोटी घटनाएं बड़े विवाद का कारण बनती हैं और यह सरकार अपनी पॉलिसी के कारण उस पर नियंत्रण नहीं कर पाती है। और अभी मैं साहब इसका जवाब देना चाहेंगे आप?
देखिए ऐसा है हाँ। पंकज जी, जो आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है, आदित्यनाथ जी भगवा अंगवर्ष के साथ जो है वो पहले से ही जो है राजनीति कर रहे हैं, तो उनका मकसद जो है देश को बांटने का। ये हिंदुस्तान जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है और संविधान की अवधारणा के खिलाफ ये बात कही जा रही है। जहां तक बीजेपी के प्रवक्ताओं का सवाल है, ये सब जानबूझ के साजिश के तहत है। कोई जहरीला बयान देता है और कोई फिर उस जहरीले बयान को जो है उस पर लिपापोती करता है। विजय पाठक साहब, आप लिपापोती कर रहे हैं, ये कहना है साहब सिंह का। मैंने जो बात कही वो आपने भी सुनी, इसमें किस बात की लिपापोती है? एक जहरीला बयान आता है, वो कह रहे हैं उस पर आप लोग लिपापोती करते हैं, तो इसमें लिपापोती क्या है? आप बताइए। जो लोग सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ रहे हैं, क्या कोई सरकार उनको प्रोटेक्ट करती है? पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार प्रोटेक्ट करती है, और अखिलेश सरकार की पॉलिसी के कारण अभी 26 अगस्त को इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया। एक पक्ष के लोगों के लाइसेंस निरस्त किए गए थे, जिलाधिकारी को 5-5 हजार जुर्माना की राशि कही, और कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है कि कभी जो दंगे होते हैं, जो विवाद होते हैं, वो एक पक्ष के नहीं होते हैं। पर क्यों एक पक्ष पर कार्रवाई होती है? ये मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है। शहजाद, क्या आपको लगता है कि कोई यहाँ पर कार्रवाई का आधार बनता है? योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह अगर उत्तर प्रदेश में सामाजिक ताना बाना ठीक हो, जी बिल्कुल, तो ये कौन ठीक करेगा? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को मैंने ऑलरेडी अप्रोच किया है कि आईपीसी की अलग अलग धाराओं का इन्होंने उल्लंघन किया है, जैसे कि 153A, 295, 505, ये सारी संगीन धाराएं हैं और इसके विरुद्ध योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेल जाना चाहिए। मैं आपको 2-3 चीजें पूछ लेता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी पूछता हूँ। मोदी जी ने रेड फोर्ट पे खड़े रहकर कहा कि 10 साल का मोरेटोरियम लगना चाहिए विवादास्पद चीजों पर। क्या ये योगी आदित्यनाथ पे 10 साल का मोरेटोरियम लगा सकते हैं? 1998 से लेकर आज तक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर का नेतृत्व कर रहे हैं, एमपी रहे हैं। वहां पे उनके केवल तीन अगर मुझे विकास के कार्य बीजेपी के लोग बता दे तो मैं अपना नाम बदल लूं। वहां पे जापानीज एंसेफेलाइटिस से लेके, गंदगी से लेके वहां पे बच्चे मरते हैं, यहां तक आज तक कोई वहां पे विकास का कार्य नहीं हुआ। ये इनका विकास का मॉडल है। तीसरी बात यह है कि यही जो चीजें योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के बारे में कह रहा है, अल्पसंख्यकों के बारे में कह रहा है, यही चीज बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक के बारे में वहां की जमात कहती है कि ये लोग दंगे कराते हैं और उनको मारते हैं ये लोग बांग्लादेश में। जब वहां पे भी मैंने कार्रवाई की तब योगी आदित्यनाथ और हिंदुत्व के ठेकेदार कहीं नहीं दिखाई दिए वहां पे आके आवाज उठाने के लिए। यदि इनको लगता है कि यहाँ पे जो अल्पसंख्यक के बारे में कह रहे हैं यही चीज वहां पे भी कही जाती है तो वो भी सही है क्या वहां के कहने वाले? तो ऐसी बयानों से हटे और मुझे विकास के नाम पे, अगर इनकी विकास पे सही में निष्ठा है तो विकास के कार्य पे, और मोदी जी क्यों इतना साइलेंट है इन चीजों पर? जी हितेश शगर साहब, आपको मैं चर्चा में लाना चाहूंगा। जी, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर ही सियासत करना चाहती है और अब विकास की चर्चा करते हैं। पर 3 कार्य बताइए उनके। 3 कार्य 98 से लेकर 2014 3 कार्य गोरखपुर में जनता के बीच में है, जन समस्याओं को लेकर के हैं, और जिस की बात कर रहे हैं उसको लेकर के लगातार वो प्रयासरत हैं। आज भी जो मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर से लेकर दवाओं का जो काम है, मुझे बताइए जो आप ले जा रहे हो, ऐसे मुद्दे बताइए। देखिए, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं लगातार उन समस्याओं पर वो खड़े रहते हैं, चाहे दवाई हो, पढ़ाई हो, सारे मामलों पर वो काम कर रहे हैं। और लगातार आप इस मुद्दे पर पोलराइजेशन पे जा रहे हो क्योंकि आप 3 भी नहीं गिनवा सकते। यही आप यूपी की जनता को दोगे, यही आप दोगे। हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। अरे जो लोग ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं अप्रैल 1 में धता मिली है, और आगे भी जो लोग करना चाहते हैं उनको जनता सबक सिखाएगी। पंकज जी, ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं ऐसा कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं यहाँ पर हमारे साथ विजय पाठक। आप इत्तेफाक रखते हैं उनसे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि हमारे सत्तारूढ़ दल की राजनीति योगी आदित्यनाथ जैसे अर्धशिक्षित लोगों के हाथ में जा रही है, जिनको न तो सभ्यता का पता है, न संस्कृति का पता है, न धर्म का पूरा पता है, न हमारे देश की सामाजिक आधारभूत ढांचा किस तरह का है उसका कुछ पता है। जो मन में आया वो कहने से, सुनिए पाठक जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप मेरी एक बात सुनिए। समाज को बांटने का सबसे बड़ा काम भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सहयोगी संगठनों ने हमेशा किया है। आप क्या बात करते हैं? इस देश में सामाजिक सद्भाव सिर्फ आप लोगों की वजह से नष्ट हुआ है। समझे कि समाज को जोड़ें, समाज बटेगा तो नुकसान सबका होगा। समाज को बांटकर, समाज का ध्रुवीकरण करके मिलकर चलाना है, वोट बैंक की राजनीति करना सबके साथ सबके विकास की बात हम करते हैं। क्यों ना आपको इस देश के समाज की कुछ समझ है, विकास आपको इस देश के मजहब की, संस्कृति की, मूल्यों की, उसूलों की, इस देश की जमहूरियत की कोई समझ है? आपका काम
सिर्फ वोटों की राजनीति करना है, सिर्फ जहर की खेती करना वोट है। की सियासत हम नहीं करते हैं, आप वो लोग करते हैं, जो चुनाव आपसे जुड़े आता है संगठन तो करते हैं, मजहबी और आरक्षण की आजादी बात के करते बाद हैं। आपने इसके जब चुनाव अलावा आता कुछ है भी तो नहीं किया अक़लियत है। की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में अक़लियत के एक मंत्री कहते हैं कि साहब अक़लियत सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था किसका विषय है? और अगर मुख्यमंत्री के सामने उन्हीं के मंत्री कहें कि उत्तर प्रदेश में अक़लियत के लोग दहशत में जी रहे हैं, तो उसके लिए भाजपा जिम्मेदार होगी। कि आपने एक राज्य का और पूरे देश का माहौल इस तरह का कर दिया है, समाज को बांटकर, समुदायों को आपस में लड़ाकर। साहब सिंह जी, नहीं लगता आपको कि इस तरह के जो बयान है वो हर पार्टी के नेता देते हैं, इनसे बचना चाहिए कहीं ना कहीं, और जो कि फॉलोअर्स होते हैं पार्टी के, जो कार्यकर्ता होते हैं, उन पर गलत तरह का इंप्रेशन जाता है इससे? पंकज जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, और कहीं ना कहीं स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तर प्रदेश सरकार की। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, जहां तक सवाल है आदित्यनाथ जी के बयान का, उनका जो बयान है वो समाज को बांटने का, समाज को तोड़ने वाला बयान है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां तक परिस्थिति इस देश की है, ये देश जो है धर्मनिरपेक्ष मुल्क है। संविधान में व्याख्या है कि सभी धर्मों का सम्मान होगा, सब मिलजुल कर इस देश में रहेंगे। लेकिन इस देश को जिस तरीके से बांटने का और जिस तरीके से इस देश को मतलब गलत रास्ते पे ले जाने का प्रयास हो रहा है, और ये जो सारा का सारा काम है, ये आरएसएस और बीजेपी। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, लोकसभा के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश की बार बार चर्चा करते हैं, जहां बीजेपी की सरकार है वहां दंगे क्यों नहीं होते हैं, जहां इनकी सरकारें नहीं है, ये जानबूझ के दंगे कराते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए। ये बीजेपी का काम है, बीजेपी का मकसद केवल ये है, यही बीजेपी के लोग कर रहे हैं इस देश में, और इस देश को बांटना चाहते हैं, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, खंडित करना चाहते हैं। अभी योगी नाथ जी ने कहा था कि पाकिस्तान बड़ा, बांग्लादेश बड़ा, अफगानिस्तान बड़ा, तो और कौन सा क्या बनाना चाहते हैं इस देश में, और किस तरह की जो इस देश में जो बंटवारा चाहते हैं, इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं, ये किस तरीके से इस देश को लड़ा के बर्बाद करना चाहते हैं अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपने मकसद के लिए। क्या है इनका इरादा, क्या मकसद है, कहां इस मुल्क के साथ ये किस तरह का बर्ताव करना चाहते हैं? बांटने की राजनीति करते हैं। हितेश साहब कुछ कहना चाहेंगे इस पे? ये कहना है साहब सिंह का। जी मैं पंकज जी एक चीज कहना चाहूंगा। हाँ। आप और मैं यहाँ पत्रकारिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे लगता है कि ये बहस कुल मिलाकर उथली होती जा रही है, किसी एक क्षेत्र विशेष तक होती जा रही है। हमें कुछ तथ्य सामने रखने की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है। नहीं, जो अंकगणित पेश किया योगी आदित्यनाथ ने, जो परिभाषा दी है, जो डेफिनेशन दी है, क्या वो सही है? कि योगी आदित्यनाथ ने जो गणित पेश किया, योगी आदित्यनाथ ने जो गणित पेश किया, दंगों के आलोक में जनसंख्या का गणित देश के सामने रखना आज के समय में कौन से चैनल के लिए या अखबार के लिए मुश्किल बात है। वो टेबल आप निकाल लें। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि जो देश का गृह मंत्रालय सेंसिटिव क्षेत्र को घोषित करने का, निर्धारित करने का काम कोई राजनीतिक दल नहीं करता, और वो आज से नहीं हो रहा। वो अंग्रेजों के समय में हुआ, नेहरू के समय में हुआ, राजीव के समय में हुआ, इंदिरा गांधी के समय में हुआ, मनमोहन सिंह के समय हुआ, और मोदी जी के समय में भी हो रहा है। तो उसके निर्धारण का पैमाना क्या है, वो योगी आदित्यनाथ ने तय नहीं किया है। और वो पैमाना जो आज यहाँ पर है, मुस्लिम जनसंख्या जहां पर ज्यादा होती है, वो क्षेत्र गृह मंत्रालय क्यों सेंसिटिव मानता है? ये भाजपा सरकार आने के बाद नहीं हुआ है। ये पैमाना किसने बनाया? ये मेरा जो चिंता की बात है, जिस बात को मुस्लिम भाई समझने को तैयार नहीं है, मुझे लगता है कि इस्लाम के सौदागरों ने मुस्लिम धर्म को हाईजैक कर लिया है। जैसे उदारवादी मुस्लिम आपको कोई बात कहते हुए नहीं मिलेगा। मौलाना नूरानी साहब, किसको हाईजैक कर लिया, कहां हाईजैक कर लिया? मौलाना कोई भी मेरी बात से कोई भी मौलाना इत्तेफाक क्यों रखेगा? मैं पूछता हूं आपसे कि आपके पास कोई अच्छी चीज भी है विकास के लिए, उन्नति के लिए, समाज को सांप्रदायिक सौहार्द की तरफ ले जाने के लिए? संघ और बीजेपी और आदित्यनाथ योगी के पास कुछ है भी? जिस तरह से आज देख रहे हैं नहीं, तो आप एक चीज बताइएगा आपके पास है समाज को सामने रखने की, इसके जो सिर्फ जो है नकारात्मक मुद्दों को, भावुक मुद्दों को आप लोग रख के जो है गोलबंदी कर रहे हैं। से जोड़ देने वाली जो सोच है और आगे बढ़ने वाले जो मौलाना हैं, तो आप जो है इस्लाम को कितना जानते हैं? कहता हूँ इस्लाम को आप जानते हैं उतना आप बोल रहे हैं? लोगों के सिर काटते हुए, बच्चों के ऊपर बंदूकें तानते हुए, वो सारे ऐसे मौलाना ही तो हैं। और कौन से? क्या वो मंगल ग्रह से आए हुए लोग हैं? मुझे लगता है वो मुसलमान बनो ऐसी पट्टी बढ़ाते हुए जो कट्टरवाद को, वहाबिज्म को जो बढ़ावा दे रहे हैं, उन लोगों ने इस देश का, इस दुनिया का सत्यानाश किया और वो अपनी लकीर पर आगे बढ़ रहे हैं। आप जो कहते हैं, आपका जो कहना है कि आज इस बात में आप इस बात को जो कहते हैं, हिंदुत्व का मतलब तो
साहब आपको हिंदुत्व का मतलब तो मैं ये बताता हूँ कि हिंदुत्व है, इसीलिए आप लोग शांति से यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? वरना पाकिस्तान में हिंदुओं का प्रतिशत कितना गिरा है उसके आईने में मौलाना साहब अपनी उपस्थिति देखिए। इसलिए मैं आप लोग अपने मौजूद पूरे हैं। सभी मुस्लिम भाइयों के साथ कहना चाहता हूँ कि सहयोग से रहना, अलग अलग मार्गों के लिए उपासना पद्धति के लिए गुंजाइश बना के रहना, ये हिंदुत्व की पहचान है। कहीं जो है ये आरएसएस से जुड़े हुए इनका एहसान है, आप पत्रकारिता में कि जरूर आगे मुस्लिम हैं, भाई इस देश में मौजूद हैं। जरा मानसिकता देखिए। पत्रकारिता में जरूर आगे हैं, मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको मेरी बात गलत लगती है तो मैं अगर आपको मेरी बात गलत लगती है तो मैं आपको और उदाहरण देता हूँ। वॉशिंगटन टाइम्स का उदाहरण देता हूँ। आपको योगी आदित्यनाथ अशिक्षित लगते हैं, मैं वॉशिंगटन टाइम्स का उदाहरण देता हूँ। आपको योगी आदित्यनाथ लगते हैं, अशिक्षित लगते हैं, गलत बोल रहे हैं, तो मैं आपको वॉशिंगटन टाइम्स का उदाहरण देता हूँ। वॉशिंगटन टाइम्स ना फ्रांस जन्य निकालता है ना भारत सरकार निकालती है। हितेश जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही है, हितेश जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही है, आप मानते हैं कि उससे देश बढ़ता है, इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए? मैं मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है वो देश का गृह मंत्रालय भी परोक्ष रूप से कहता रहा है और फ्रांस सरकार, अमेरिका सरकार सबकी चिंताओं में वो बात शामिल है। मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ, मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ, लेकिन आप जिस तरह का जवाब दे रहे हैं उससे लगता है कहीं ना कहीं आप भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल शहजाद, आप अपनी बात कहना चाहिए। हितेश हम आपके पास आएंगे, हितेश आपके पास आएंगे, कहीं आप तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। हितेश हम आपके पास आते हैं, कम से कम निष्पक्ष होइए। आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो पत्रकारिता में कम से कम आप निष्पक्ष होकर बात करिए। हितेश हम आपके पास आते हैं, शहजाद आप अपनी बात देखिए, जो पत्रकारिता में अपना स्तर सुधारिए। देखिए, जो इन्होंने बातें रेस की है, पहले तो उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने उन इलाकों को सेंसिटिव क्यों कहा गया। आप गृह मंत्रालय की उन्हीं रिपोर्टों को उठा के देख लीजिए, क्योंकि जहां पे भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पे संघ के सबसे ज्यादा लोग एक्टिव होते हैं इन दंगों को भड़काने के लिए। तो गाय को काट के फेंकना किसी मस्जिद में या पिग को फेंकना, ये सारे काम जो है वहां पे सबसे ज्यादा चलते हैं आरएसएस संगठनों द्वारा, इसीलिए उनको सेंसिटिव माना गया है। हितेश, एक मिनट आप सुन लीजिए, पत्रकार हैं आप पत्रकारिता का पहला उसूल है कि दूसरों की बातें सुने, आपकी यहाँ पे केवल बातें सुनना नहीं है। साहब सिंह जी, एक मिनट मुझे मेरी अपनी बात पूरी करने दीजिए। दूसरी नेतागिरी के हिसाब से आया हूँ, मैं पत्रकारिता के हिसाब से आया हूँ, विशुद्ध पत्रकारिता के हिसाब से आया हूँ, इसलिए गलत बात मुझे आप शहजाद की बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद आपका भी जवाब लेंगे हम। शहजाद, जो सवाल आप इस्लाम पे उठा रहे, हितेश जी, आपके ही संघ के लोग कहते हैं कि 800 साल मुसलमान का मुगल राज रहा और वो लोग बहुत अत्याचार करते हैं, हमारा धर्म ही हमें सिखाता है अत्याचार करना। तो मुझे एक बात बता दीजिए कि आज भी हमारी संख्या केवल 13-14% कैसे है? अगर 800 साल राज रहा तो आज हम 80% हो जाते ना। थोड़ी तो अक्ल की बातें किया कीजिए कभी आप। क्या योगी आदित्यनाथ के जैसे आपने बेच आई अपनी अक्ल कहीं पे गिरवी रखा है? दूसरे आप कहते हैं लव जिहाद की, आपके जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी कहते हैं 99% जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न कारण होते हैं वो मुसलमान करते हैं। आप कौन सा रिकॉर्ड बता रहे हैं मुझे बताइए जरा, जहां पे 99% मुसलमान कर रहे हैं। यदि आपको इतना ही मुसलमान औरतों के बारे में इतना है तो आसाराम बापू ने जब निर्भया के बारे में कुछ कहा था तब आपके मुंह पे क्या जबान नहीं थी? तब आपका मुंह कहां गया? जब स्वामी नित्यानंद लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे तब आपका मुंह कहां गया? विजय पाठक साहब, इस तरह के जो बयान है चश्मे लगा के आप देखते हो क्राइम को, माहौल खराब होता है, जिम्मेदारी बनती है नहीं बनती? मैं बताता हूँ जी, विजय पाठक ठीक होना चाहिए, नहीं होता ना पर इस तरह के बयानों से माहौल खराब नहीं होना चाहिए। नहीं, पर ये जिम्मेदारी किसकी है? आप गारंटी लेते हैं योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए वहां से? यूपी के चुनाव से हटाइए उनको, अगर आप में दम हो, मोदी जी में दम हो तो हटाइए उनको, हटाइए ऐसे व्यक्ति को। ये अरेस्ट हो चुके हैं 2007 में ऐसे मामलों के लिए। आप में दम है और आपके प्रधानमंत्री यदि सच्ची में इस बात को यकीन करते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सब भारतीय, तो हटाइए योगी आदित्यनाथ को। ये चुनौती आपको इसलिए यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र में आपने अपनी बात रखी, योगी जी ने अपनी बात रखी, आपको सहमत नहीं है, नहीं सहमत होना, असहमत होना, यही भारत का लोकतंत्र है। से कह रहे योगी आदित्यनाथ जो है वो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। अभी जो है कुछ देर पहले बीजेपी का आदमी ने कहा यहाँ जो है ये फेवर कर रहे हैं। आप कुछ तथ्य सुनने के लिए अपना ठंडे मन से कुछ तथ्य सुनेंगे, मैं तथ्य सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि चश्मा चढ़ाकर देखते हैं। इमरान मसूद ने जब कहा कि मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे और यहाँ इस क्षेत्र में मुसलमान 42% हैं,
तो उस बात में क्या योगी आदित्यनाथ की बात पर मोहर नहीं लगती? क्या वो बात सच्ची साबित नहीं होती? और दूसरी बात जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे हैं, मैं वही बताता हूं कि जो उसके बाद राहुल गांधी का इमरान मसूद के पक्ष में जाना और जो कहते हैं कि कांग्रेस ने देश को जोड़ने का काम किया, मैं कहता हूं कि जो एजेंडा अंग्रेजों का एजेंडा बनाने के लिए कांग्रेस के इस स्थिति में यदि आज देश है तो कांग्रेस का क्या हुआ काम है? और इसके लिए पत्रकारों को बड़ी निष्पक्ष बहस करनी पड़ेगी और देश के सामने वस्तुस्थिति रखनी पड़ेगी। आपको चीजों को खाली ये कह के कि इससे भावनाएं बढ़ जाएंगी, इससे चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, ये कह के बातों को छुपा जाना सच से मुंह चुरा जाने वाली बात है। हितेश, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। सच से मुंह चुरा जाने वाली बात। एक मिनट, लव जिहाद सच्ची है ना कि हम लोगों को सऊदी अरेबिया से मैसेज आ रहा है कि लड़कियों को पटाओ और ले जाओ? शाहनवाज हुसैन की बीवी हिंदू है, मुख्तार अब्बास नकवी की बीवी हिंदू है, सुब्रमण्यम स्वामी की डॉटर इन लॉ का जो हस्बैंड बेटी का हस्बैंड मुस्लिम है। मुझे यह बताइए कि क्या शाहनवाज हुसैन, सुब्रमण्यम स्वामी और मुख्तार अब्बास नकवी ये भी लव जिहाद के इसमें है, शामिल है क्या? ये योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं लव जिहाद, लक्ष्मीकांत वाजपेयी कहते हो, आप कहते हो, ये भी है क्या शामिल? सारी बहस आप इसका जवाब आपकी बहस राजनीतिक नामों पर टिकती है। मैं आपको मेरी बहस राजनीतिक नामों पर इसलिए आती है क्योंकि आप पत्रकारिता नहीं, राजनीतिक एक सोच आप आगे कर रहे हो। आप पत्रकारिता ठीक कीजिए तो आपको पत्रकारिता वाले सवाल आप उसे केरल न्यायालय के फैसले में पढ़ सकते हैं। उसको पूरा फैसला पढ़ा है आपने उसका, वो एक ऑर्डर था और उसमें भी आगे कहा गया है कि ये नहीं होता है। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मौलाना नूरानी साहब, साहब सिंह साहब, इस चर्चा को हम आगे, हमारे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। मुझे आप कहीं का भी बता दीजिए कोई ऐसी घटना, जहां तक संघ परिवार की बात है, संघ परिवार ने कहां पर बढ़ाने की कोशिश की है? हमारा भी काम कर रहे हैं, पूरी पार्टी का भी काम कर रहे हैं, सरकार का भी काम कर रहे हैं। आज का मुद्दा में हम बात कर रहे हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ के विवादास्पद बयान की, एक ऐसे बयान की जिसमें आबादी के हिसाब से दंगों का अंकगणित बताया गया है। अपने बयान में योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम आबादी और दंगों का अनुपात और उसके प्रभाव को बताया और कहा है कि यह एक अध्ययन का नतीजा है। ये सुनते हैं एक बार फिर गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का वो बयान जिसके बाद ये सियासी विवाद खड़ा हो गया है। देखिए, देश के अंदर दंगों का जो ट्रेंड देखा गया है पूरे देश के अंदर, वह स्पष्ट है। 10% से 20% के बीच में जहां मुस्लिम आबादी है, वहां पर सांप्रदायिक झड़पें ज़्यादा हैं। जहां पर 20% से लेकर के 35 से 40% तक मुस्लिम आबादी है, वहां सांप्रदायिक भीषण दंगे हैं। और जहां 35 से 40% से ऊपर मुस्लिम आबादी है, वहां पर गैर मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं। यानी उन्हें वहां से प्लान करने के लिए मजबूर होना पड़ता है या उनका वहां पर सामूहिक नरसंहार होता है, जैसे कश्मीर घाटी के अंदर हुआ है और दुनिया के अंदर हर जगह यही हुआ है। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। महाराज जी, ये माना जाए कि तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने। पंकज जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक स्टडी के बहाने अपनी बात रखने की बात कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ, क्या वाकई आपको लगता है कि कोई इस तरह की स्टडी हुई है या सिर्फ दिमागी फितूर लगता है आपको? इस तरह का कोई प्रामाणिक तथ्य मौजूद नहीं है जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं। जैसा मैंने आपसे पहले कहा, मैं फिर अपनी बात को दोहराना चाहता हूं कि सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है और हम सबको इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि इस देश में जो सत्तारूढ़ दल है केंद्र में, उसकी राजनीति किस तरह के अर्धशिक्षित लोगों के हाथ में जा रही है। ये योगी आदित्यनाथ, जिनको न धर्म का पूरा ज्ञान है, न समाज का पूरा ज्ञान है, न संस्कृति का पूरा ज्ञान है, और ये तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, गलत सलत तथ्य और अफवाहें फैलाना, ये तो आरएसएस और उससे जुड़े संगठन और योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों का शुरू से काम रहा है। विजय पाठक जी, एक तरफ नरेंद्र मोदी देश के विकास की बात करते हैं, उस पर इस तरह के बयान आते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इससे और ज्यादा दंगे जो हैं भड़क सकते हैं, इस तरह की बातें और हो सकती हैं? विजय पाठक जी, नहीं लगता आपको, एक तरफ मोदी विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और इस तरह के बयान जब कोई नेता देता है, सांसद के तौर पर देता है, स्टार कैंपेनर बीजेपी ने बना दिया उनको? देखिए, विकास के मुद्दे पर बहस होनी चाहिए,
लेकिन जो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सच्चाई है और जिस तरह की घटनाएं हैं, जैसे अगर आप आज बहस ये लेकर के आए हैं योगी जी के बयान पर, तो सारी बहस योगी जी के बयान के इर्द गिर्द घूम रही है। जब मुद्दे होंगे उन मुद्दों पर राय होगी। योगी जी ने ये तो नहीं कहा कि उनको किसी को भगा दिया जाए या किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने अपने एक अध्ययन की बात कही है। और अभी मैं जो सुन रहा था इसके पहले वक्ता, उन्होंने कहा कि ना उनको धर्म का ज्ञान है, ना वो अर्ध शिक्षित लोग हैं। तो यही भारत का लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। और उनके वो बात कह कौन रहा है? वो जिम्मेदारी नहीं बनती क्या उनकी, समाज के प्रति जिम्मेदारी नहीं बनती? आप चैनल पर बैठे हैं, आप भी तो जिम्मेदार आदमी हैं। और जिम्मेदार व्यक्ति जो बात कह रहा है, आपने कहा कि नहीं कि योगी जी को धर्म का ज्ञान नहीं, योगी जी को अर्ध शिक्षित लोग हैं। उन्होंने अपने बारे में कहा और उन्होंने उस बात को कहा कि एक अध्ययन किया। उन्होंने क्या स्टडी की है, उसको लेकर के आपने कौन सा अध्ययन किया? वो अध्ययन प्रमाण क्या उसका, कौन सा सर्वे क्या बात तो जिन एंकर ने उनसे सवाल पूछा था, ये वो सीधे जब लाइव थे IBN 7 पर, तो उनसे पूछा जाना चाहिए और क्या अध्ययन किया है। अगर आप पूछ रहे हैं तो आपका भी संपर्क है, जानकारी करिएगा। जो अध्ययन किए वो शेयर करें। आपने जो अध्ययन किया कि उनको ज्ञान नहीं है, वो भी आप शेयर कर रहे हैं देश की जनता के साथ। हाँ, मैं कह रहा हूं कि उनको धर्म का ज्ञान नहीं है, उनको शिक्षा का ज्ञान नहीं है, शिक्षित है। पंकज जी बहुत नहीं, मैंने कहा ना, तो कहां से आपको ये समझ में आ गया कि लोगों के हाथ में लोकतंत्र जाएगा? जो बहुत चिंता का विषय है, आप तकरीर कर लें। इसलिए यही भारत का लोकतंत्र है। आपने कहा, हमने सुना उस बात को, उन्होंने कहा, उनके पास जानकारी होगी। लेकिन यह राजनीतिक सच्चाई मानिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 30 महीने में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उसमें आम आदमी बिलबिला रहा है। नहीं तो छोटी उसमें बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है क्या? उसमें बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश राज्य का केंद्र में आपकी सरकार है, बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है क्या जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है? नहीं, ये बताइए, राज्य कानून व्यवस्था किसका विषय है? राज्य का ना जानकारी देना, नहीं घटनाओं को पर सचेत करना। सहारनपुर में जो कुछ हुआ और जो आदमी मुख्य अभियुक्त है उसकी तस्वीरें मुख्यमंत्री के साथ इसका जवाब देंगे आप? देखिए, एक मिनट, साहब सिंह साहब इसका जवाब देंगे आप? देखिए पाठक जी, जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश का है, आप बार बार उत्तर प्रदेश की सरकार को कोस रहे, उत्तर प्रदेश की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो भी हो रहा षड्यंत्र के तहत हो रहा है। आप लोगों ने लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में दंगे कराने के आप लोगों ने 16 साल तक प्रयास किए हैं और अब भी उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव को लेकर आदित्यनाथ जैसे आदमी को जो इस तरह का बयान देता है, विवादित बयान देता है, देश को बांटने का काम करता है और उन्हें स्टार कैंपेन बनाया गया है, तो आप लोग जो है देश में धुरीखंड की पोलराइजेशन की राजनीति कर रहे हैं। आप लोग इस देश को बांटना चाहते हैं। आप लोग इस देश के बहुसंख्यक की भावनाओं का लाभ उठा के आप लोगों ने इस देश की सत्ता पे कब्जा किया है। आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव से पहले इस देश में हर समस्या का इलाज जनता को समझा है, हर मर्ज की दवाई आप लोगों ने बताई है। लेकिन उसके बाद बताइए क्या हो रहा है? इस देश की जनता ठगी गई है, ना महंगाई कम हुई है, ना रोजगार किसी को मिल रहा है। बिजली के सपने दिखाए गए थे उत्तर प्रदेश में, सारे देश में उत्तर प्रदेश में होगी, सपने आप लोगों ने दिखाए और आज जो स्थिति है, नीदरलैंड नहीं बनी है, वही आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के साथ जो बिजली का कोटा वो आप लोग नहीं दे रहे हैं। आप लोग बिजली के उत्तर प्रदेश की काट रहे हैं, छोटे राज्यों को ज्यादा दे रहे हैं, जो कौन काट रहा है? और आप खरीद नहीं रहे हैं, सरकार को बदनाम बिजली खरीद में घोटाला है। बिजली पर जब बहस होगी मैं आपको बता दूंगा कि कब आप खरीद रहे हैं। आप लोग इस सस्ती प्रदेश का बिजली होती है तो नहीं खरीदते हैं। आप लोग राजनीति के तहत पिछले 30 महीने में लाभ उठाने के लिए, मुख्यमंत्री ने अब दो बातें कही, फायदा उठाने के लिए, कानून में अगले और विधानसभा बिजली चुनाव के लिए और दोनों पर वो फेल है। बांटना चाहते हैं, बर्बाद आप करना फेल हो चाहते रहे हैं। हैं, ये आप लोग तो हम पर मरते हैं। हितेश, आपको नहीं लगता कि जो बयान आया है योगी आदित्यनाथ का, ये देश तोड़ने वाला बयान है? इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। जो लोग खराब कर रहे हैं उन पर कार्रवाई करिए। हितेश जी, आपको नहीं लगता कि इस तरह का जो बयान है वो देश को तोड़ने वाला बयान है? एक विशेष समुदाय के लिए इस तरह की बातें करना सरासर गलत है, आपको नहीं लगता? मुझे लगता है कि हमें बयान की कड़वाहट की बजाय उसकी सच्चाई को तोड़ना चाहिए। कड़वाहट है ये आप मानते हैं? बयान में कहा कि बयान में कड़वाहट है ये आप मानते हैं? मैं मानता हूं कि कड़वाहट है, मैं मानता हूं कड़वाहट है, चुभने वाली बात है, मगर सच तोड़ने का काम इस मीडिया का है। नहीं आना चाहिए था इस तरह का बयान। होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए था? अगर योगी आदित्यनाथ नहीं बोलेंगे तो कल को कोई बच्चा बोलेगा, उसका नाम योगी आदित्यनाथ हो, कोई आवश्यक नहीं है। किसी न किसी कोने से कभी न कभी आवाज जरूर आएगी, इसलिए आप उसे कब तक टालेंगे?
मगर मेरा ये कहना है कि उस कड़वाहट की बजाय सच्चाई कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि जेल में जाना चाहिए योगी आदित्यनाथ। अगर आप गणित कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि योगी आदित्यनाथ को जेल में जाना चाहिए। मैं एक सवाल सभी पैनलिस्ट से रखना चाहता हूँ। मैं एक सवाल सभी पैनलिस्ट के सामने रखना चाहता हूँ। जो पंकज जी कह रहे थे, मौलवी साहब कह रहे थे, मैं एक सवाल सबके सामने रखना चाहता हूँ। षड्यंत्रकारियों के बारे में एक बात हुई। हितेश जी, हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। आप पत्रकार हैं, वैसे तो मुझे पता चल गया आप किस अखबार से जुड़े हुए हैं, किसके पत्रकार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं। पत्रकारिता का इस देश में कोई उसकी जो क्रेडिबिलिटी है जनता में, पत्रकारिता का एक जो है रेपुटेशन है, पत्रकारिता में लोगों का एक सम्मान है। तो मैं आपसे कम से कम ये कहना चाहूंगा कि आप कम से कम किसी पार्टी प्रवक्ता के रूप में आप भी कुछ जोड़ना बात ना करिए। साहब सिंह साहब, यहाँ शहजाद भी एक बात जोड़ेंगे। हितेश आपकी बात सुनेंगे, हितेश एक मिनट। शहजाद आप अपनी बात करें। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि यदि ये कह रहे हैं कि कड़वी बातें हैं ये सारी चीजें और वो इस एंगल पे जा रहे हैं, तो मुझे एक बात, पहले तो सबको अपना बात रखने का अधिकार है, पर इन बातों में एक अगर लॉ एंड ऑर्डर या उस मामलों से अगर वो ज्यादा परे हो जाता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही लोग थे जिन्होंने मेरी पीठ थपथपाई जब रामगोपाल वर्मा जी के कई इससे आपत्तिजनक बयान आए गणेश जी के मामले में, तब कार्रवाई करने के लिए सबसे आगे थे। अब ये जो बयान इससे भी ज्यादा है, गणेश जी पे जो बयान हुए उससे ज्यादा आपत्तिजनक बयान इस्लाम धर्म पे, तो ये लोग के स्टैंडर्ड चेंज हो जाते, कहते कि केवल ये कड़वे बयान है। तो क्या ये एक स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए क्या दोनों बातों में? यदि आप रामगोपाल वर्मा के पीछे लग गए थे तो ये जो इतने कड़वे बयान है, जो देश को बांटने वाले बयान है, इस पे आप क्यों नहीं एक स्टैंडर्ड रखते हो? क्योंकि इंसान एक है। मैं अपनी बात रखूं, एक मिनट पंकज जी, यहां पर एक और चीज जोड़ना चाहेंगे। क्या नेता जो हैं योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का बयान दिया, जानबूझकर इस तरह के बयान देते हैं, आपको लगता है? बिल्कुल जानबूझकर देते हैं। क्या मकसद क्या रहता है? मकसद इनका समाज को बांटना, वोट की राजनीति करना। देखिए, पाठक जी को पता नहीं पंकज जी, मैं अपनी बात याद हो रखना ना हो, चाहूंगा। बिल्कुल आपकी लेकिन सुनेंगे हितेश जी जरूर ये जानते होंगे, ये जो है कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। मैं जो अर्ध शिक्षा की बात कर रहा हूँ वो इस आधार पर कर रहा हूँ कि जब इन सब चीजों की जानकारी पूरी नहीं होती है तो ये अधूरी जानकारी इस देश के लोकतंत्र को ले डूबेगी। ये जो अधूरापन है, चीजों के प्रति जो अप्रोच है, इससे इस देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। सबको जिम्मेदारी से काम लेने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ साधु भी हैं, साधु वेशधारी हैं और राजनीति में आ गए हैं। पर आज भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नरेंद्र मोदी जी के जमाने में अगर इस तरह के लोगों के हाथ में जाने लगेगी तो सचमुच पूरे देश को इस पर चिंतित होने की जरूरत है। पंकज जी, यहाँ पर साहब सिंह साहब डूबेंगे। उत्तर प्रदेश में साहब सिंह साहब आपकी सरकार है, इस तरह के जो बयान है सभी पार्टियों के नेता जो है वो देते हैं। पिछले एक साल में बहुत सारे दंगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं लगता आपको कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि जो फॉलोअर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, भड़कते हैं? एक मिनट साहिब सिंह साहब से जवाब देखिए, बिल्कुल देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि ये जो देश है, इस देश में सबका सम्मान होना चाहिए। देश को जो है एकजुट होकर, इसका ख्याल सभी पार्टी के नेताओं को रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि विभिन्न पार्टियों में विभिन्न नेता अब अपने लाभ और अपने स्वार्थ के लिए धार्मिक आधार पर, जाति के आधार पर बात करते हैं और उसका जो है राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास करते हैं, उसका राजनीतिक लाभ ले भी रहे हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। देश को बांटने को और देश को तोड़ने का काम है। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, चाहे वो आदित्यनाथ हो, चाहे वो और कोई हो, उन्हें बाज आना चाहिए। इस देश की कम से कम जो है, इस देश की जो है जो भाईचारा है, इस देश का, इस देश की जो एकता है, इस देश की जो मजबूती है, तो उसके लिए कम से कम जो सोच कर काम करना चाहिए। अरे तो मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो आज बहस हो रही है, अब आजम खान पे बहस नहीं हो रही। आजम खान पे बहस करोगे तो मैं जवाब दूंगा। आज बहस हो रही है आदित्यनाथ पे। आदित्यनाथ ने जिस तरह का खतरनाक बयान दिया, जिस तरह का जहरीला बयान दिया, खतरनाक बयान दिया, जिस तरह का जहरीला बयान दिया, जिस तरीके से देश में माहौल खराब करने का, नफरत पैदा करने का बयान दिया, उसका मैं जवाब दूंगा। आप इस पर बहस करोगे जब इसके बाद इसका जवाब। जब मसूद जी ने जो बयान किए थे, जब पाठक जी, जब मसूद जी ने बयान किए थे, उनकी अरेस्ट हो गई, 14 दिन जेल में रहे। पर तोगड़िया जी ने गुजरात में बयान दिए, उसके ऊपर आज तक एफआईआर क्यों नहीं हुई?
वो मुझे बता दीजिए। गुजरात में आपकी सरकार है, उन्होंने कहा वहां पे जो आज बयान दिए जा रहे हैं उससे भी कई खतरनाक बयान दिए। तो तोगड़िया जी पे गुजरात, जहां पे गुड गवर्नेंस, मोदी जी, सारी चीजें हैं, वहां पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये यूपी के बारे में आप कह रहे हो, यूपी में तो मसूद जी को जेल में भेजा गया। और पाठक साहब, यहाँ आज राशिद अल्वी ने बयान भी दिया है कि जेल होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए योगी आदित्यनाथ को। प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो क्यों कार्रवाई नहीं करते? आप कीजिए ना कार्रवाई। यूपी में तो कार्रवाई होगी, और हम लोगों ने इमरान मसूद को कंडम जो है इसी चैनल पे किया, और हम लोगों ने कंडेम किया कि इन्होंने गलत कहा, लेकिन आप भी तो कहिए कि ये गलत कर रहे हैं। और राशिद अल्वी ने कहा है आज की जेल होनी चाहिए योगी आदित्यनाथ को। विजय पाठक जी। नहीं तो देखिए ऐसा है कि जो आपने तो स्टार कैंपेनर बना दिया है, उन मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके उस पर बहस हो रही है। जो बात उन्होंने कही है उसको विचार करने की जरूरत है, और उन्होंने जो बात रखी है उसका उत्तर आपको दे दिया है। एक और चुनौती दूं बीजेपी को मिलाकर फिर जी मैं आपको एक और चुनौती देता हूं। आपके आरएसएस के सरसंचालक गोलवालकर, सेकंड सरसंचालक, ने कहा है अपनी किताब में कि भारतीय क्रिश्चियन और मुसलमान इस देश के लिए आंतरिक खतरा है। ये बंच ऑफ थॉट्स मौलाना साहब के पास किताब है, गोलवालकर की बुक है। इस तरह के बयान खंडन करेंगे, इस तरह के बयान को कंडेम करना चाहिए, नहीं आप आरएसएस का खंडन करेंगे? बुक बताइए, चैनलों पर बहस करके सामाजिक ताना बाना कैसे बने इसकी चिंता करनी चाहिए। कैसे समाज में विभेद पैदा हो, उन विषयों को ला करके और उस पर चर्चा करके डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश मत करिए। बीजेपी के आरएसएस समाज में विभेद पैदा कर रहे हैं, समाज को जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। कहीं अगर कोई ऐसी बात है भी तो उससे इतर समाज कैसे जुड़े, कैसे सामाजिक ताना बाना ठीक हो, देश कैसे प्रगति की ओर जाए, मुझे लगता है हम सबको चिंता करना। पर इस तरह के बयान, क्या इस तरह के बयानों से ऐसा हो पाएगा? हितेश, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जब इस तरह के बयानों का नतीजा क्या होगा? क्या इस बारे में ये नेता, ये सांसद सोचते हैं कितने लाखों लोगों की जिम्मेदारी इन नेताओं के ऊपर होती है? यूपी सरकार को बदनाम करके अपनी सरकार लाना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं। अरे यूपी में बदनाम हमारी वजह से हो रही है, आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, हम कहा जा रहा है कि इससे लोकतंत्र पहले कितना दिन खतरे से में पड़ेगा। बीजेपी जिम्मेदार है। अरे आप नहीं कर पा रहे, छोड़ दीजिए, वो लोकतंत्र हम से सरकार भी बनाएंगे। ज्यादा इंसानियत का सवाल और जनता वैसे भी हमको बनवाने वाली। सपने देखने छोड़ दीजिए पाठक जी, ये तो जैसे तैसे लोगों को, देश के लोगों को और राज्य से परे यदि विषय की गंभीरता पर बात करना चाहें तो मैं आगे बोलूं। अब ये इस तरह के धार्मिक मुद्दे उठा के आप लोग देश की लोगों की भावनाओं को आप जो है भड़काना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं। धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण का प्रयास कर रहे हैं, हम धार्मिक आधार पर पता चल गया, ध्रुवीकरण का प्रयास नहीं कर रहे हैं। पता चल गया, हम चाहते हैं पूरा समाज एक हो। जो रिजल्ट आ रहा है रोज क्या स्थिति हो रही है, कितना गिरावट जब से लिया, देश की जनता गुमराह करके जिस तरीके की भावनाओं से खिलवाड़ करके आप लोगों ने देश पर कब्जा किया। बिल्कुल, जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, देश की जनता का सम्मान करिए, जनादेश का सम्मान करिए। जनता ने भावना में भाग नहीं दिया है, जनता ने विकास के लिए वोट दिया है। हमारे प्रधानमंत्री 15 तारीख को घोषणा करते हैं। विजय पाठक साहब, जो राज्यों में उपचुनाव हुए हैं, 4 राज्यों में, उसमें थोड़े नतीजे जो हैं वो आपके अगेंस्ट आए हैं। लोगों को मालूम हो गया। देखिए, जो जनता का जनादेश है, जनता ने अगेंस्ट दिया है, और हर नतीजे से हमने सबक सीखा। उत्तराखंड में हमारी अच्छी स्थिति नहीं रही, बिहार में हमने जाके प्रयोग किया, बिहार में इन्होंने महागठबंधन बनाया, ये तो कर रहे जीरो चले जाएंगे, और उत्तर प्रदेश में और बेहतर करेंगे। आप लोग ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश का आदेश है, इधर बात नहीं करते। जनता का फैसला सड़कों पर, जनता में आप लोग सुधार करने की बात करेंगे, लोगों को मैं बंटवारा करके आप लोग ये हम केवल विंडिक्टिव नहीं है, और वोट बैंक की हम सियासत नहीं करते। आप कोई महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाए, आप जो है रोजगार में कुछ नहीं कर पाए, आप जो है देश के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर पाए। आप लोगों ने कहा था साहब वो सिर काट लिया हिंदुस्तान के जवानों के, रोज हिंदुस्तान के जवान मारे जा रहे हैं सीमाओं पर। क्या कर रहे हैं आप लोग? चीन कब्जा कर रही है रोजाना, चीन रोजाना हिंदुस्तान की सीमाओं में क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल समझते हैं देश के लोगों को, आप लोग बिल्कुल बना रहे हैं देश के लोगों को गुमराह करके आप लोगों ने देश की सत्ता पे कब्जा किया। बिजली की बात कर रहे हैं, 10 साल तक आप सरकार को समर्थन दे रहे सो रहे, कहाँ घूम रहे हैं आप लोग? क्या समझ रहे हैं? जी, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बयान आया है, आप सभी लोग उसकी निंदा कर रहे हैं, और बावजूद उसके बीजेपी ने स्टार कैंपेनर बनाया है। इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? ये सबसे बड़ा खतरा है, यही तो मैं कह रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि बहुलतावाद, जिसको हम कहते हैं प्लूरलिज्म, ये हमारी डेमोक्रेसी का सबसे मजबूत आधार है, और हमारी संस्कृतियों के बीच एक अंतः संबंध है, एक इंटर रिलेशनशिप है। तो कम से कम
जितने भी समझदार और जिम्मेदार लोग हैं उनको ईश्वर के लिए, खुदा के लिए, अपनी सियासत के लिए इस समाज को बांटने का काम न करें। बहुत जिम्मेदारी से काम लेने की ज़रूरत है। और मैं तो ये कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी के इस तरह के बयानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनसे जवाब तलब करना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, एक मिनट में याद दिलाना चाहता हूँ, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से कुछ और कह रहे थे और उसके 2 दिन पहले संसद में योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में उससे बिल्कुल उलट और बहुत सांप्रदायिकता से भरी बातें कही थी। ये बहुत चिंता की बात है। मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि जो इसमें बनता है मामला, इस पे एनसीएम को मैंने ऑलरेडी गौरतलब कर ली है और दिल्ली पुलिस के पास हम लोग कंप्लेंट लेकर जा रहे हैं। इसमें जल्द से जल्द इनकी अरेस्ट होनी चाहिए योगी आदित्यनाथ की। और मैं एक ही चीज जोड़ना चाहूंगा पंकज भाई की बातों में कि जिनके दिलों में गोड से बसते हैं उनके मुंह पे कभी गांधी नहीं आ सकता। और ये लोग जो है पड़ोस देश में देख नहीं रहे क्या हो रहा है, ये हिंदू पाकिस्तान बनाने में ये लोग पूरे घुसे हुए हैं और उनको यही चाहिए कि एक हिंदू पाकिस्तान इंडिया में तब्दील हो जाए और ये हम लोग होने नहीं देंगे। इस तरह की मानसिकता रख रहे हैं, उनकी इस मानसिकता को देश धता बताएगा। देश एक है, देश में सब लोग आप आरएसएस का खंडन तो कीजिए। आप आरएसएस का जो 500 साल पहले लिखा है उसका खंडन नहीं कर पा रहे हैं। तो देश बात कर रहे हैं, उनको नुकसान होगा। समाज एक है और देश विकास के पथ तो पर जाने दिखाइए वाला है। उस बात को, उस बात का प्रमाण दीजिए अपने एक्शन से। सामाजिक करनी और कतरी में इतना अंतर मत रखिए। अगर हम वकालत करते हैं तो यह भी ध्यान रखें कि समाज कैसे जुड़े, कैसे एक हो, तफरका पैदा करने वाली बातों से बचने की कोशिश चलिए विजय पाठक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में आप हमारे साथ जुड़े। हितेश शंकर आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, साथ ही मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब आपका शुक्रिया, साहब सिंह साहब आपका शुक्रिया और साथ ही शहजाद पूनावाला, पंकज जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त